ठीक। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यू बेसिस पर स्टॉक टेकिंग हो रही होती है, सही। मतलब एक ट्रांजैक्शन भी, अगर एक सेल भी आप करोगे या एक परचेज भी परफॉर्म करोगे, तो वो भी हमारी फौरन से क्या होगी, रिकॉर्ड हो रही होगी, और उसका बैलेंस हमारे पास फौरन रिकॉर्ड हो रहा होगा, सही है। एक ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होगी तो फॉर कंटिन्यूसली हमारी स्टॉक टेकिंग हो रही है, हमें पता लग जाएगा कि हमारा कितना स्टॉक एंडिंग में मौजूद है आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। अच्छा, परपेचुअल इन्वेंट्री जब सिस्टम में जब हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं, तो उसके लिए हम अपने पास एक फॉर्मेट, एक कार्ड बनाते हैं, इन्वेंट्री कार्ड बनाते हैं, सही है। ये आप लोगों के सामने एक इन्वेंट्री कार्ड आ रहा होगा, स्केच आपके सामने आ रहा होगा, सही। इस इन्वेंट्री कार्ड को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, सही, जो पास पेपर का ही क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो इसमें हेड आ जाएगा इन्वेंट्री कार्ड, ऊपर सबसे कंपनी का नाम आता है, आपको मालूम है, और हेड आ जाएगा क्या, इन्वेंट्री कार्ड का आ जाएगा, सही। अच्छा, अब यहाँ पर याद रहे, ये पूरा कॉलम बनेगा, ये सिंपल एक सिंगल पेज पर बनेगा, सही। आपने क्या करना है, एक डेट का कॉलम बनाना है, उसके बाद टोटल पेज जो आपके पास है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, जैसे रिसीव या परचेज का, सेल या इशू, और बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारे पास ईच 3 पार्ट्स आपने 3 पार्ट्स में आपने डिवाइड करा है, हर पार्ट को आप क्या करोगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इसको मेंटेन कर रहे होंगे, तो जैसे यहाँ पर लग रहा है रिसीव्ड और परचेज, सही। अब रिसीव और परचेज का क्या चक्कर है, रिसीव्ड और परचेज का ये चक्कर है, देखो, एक होता है कि हम इन्वेंट्री मटेरियल परचेज करते हैं, एक होता है इन्वेंट्री फैक्ट्री, मतलब गोडाउन से उठ के फैक्ट्री में जा रही है। तो गोडाउन हमारा जो वेयर हाउस है वो कहीं और होता है, और प्रोडक्शन कहीं फैक्ट्री में परफॉर्म हो रही होती है। तो वेयर हाउस वाले भी इन्वेंट्री कार्ड मेंटेन करते हैं कि भाई हमारे पास इतना आया था, हमने इतना रिसीव करा था, और आगे हमने इतना क्या कर दिया, इशू कर दिया। तो रिसीव के बदले में आगे क्या आएगा, इशू आएगा। वो आगे फैक्ट्री में इशू करेंगे, फैक्ट्री वाले उस मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे, मतलब फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद आगे उसको मतलब सेल आउट होने में जाएगा, सही। तो एक तो सेल परचेज वन है, एक तो फिनिश गुड हमारा वेयर हाउस होता है। एक वेयर हाउस होता है जहाँ पर फिनिश गुड रेडी कंडीशन में गुड्स जो है वो पड़ी होती हैं। एक वेयर हाउस वो होता है जहाँ पर मटेरियल पड़ा होता है, फिनिश गुड नहीं पड़ी होती, सही। तो वेयर हाउस वाले अगर होंगे तो रिसीव करेंगे इन्वेंट्री, सही है। कहाँ से रिसीव करेंगे, जहाँ से आएगी, जहाँ से उन्होंने परचेज करेंगे, सही, वहाँ से रिसीव करेंगे, और उसके बाद उसको आगे क्या कर रहे होंगे, इशू कर रहे होंगे, सही। इशू कहाँ कर रहे होंगे, फैक्ट्री वालों में, फैक्ट्री के लिए इशू कर रहे होंगे। और जो परचेज वाले होंगे वो एक तरह से ट्रेडिंग बिजनेस है, परचेज करा, सेल करा, एंडिंग में ये रह गया, ठीक है। समझ में आ गई बात ये वाली, ये पॉइंट समझ में आ गया। ओके। अच्छा, अब हम इसके जाते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे। इसलिए हम कहते हैं ये जो कॉलम है हमारे पास, जो परचेज या रिसीव वाला कॉलम है, ये हमें बताता है टोटल परचेजेस के बारे में, कि आपने पूरे पूरे सेशन में, पूरे मंथ में, या ईयर में, या क्वार्टर में कितनी परचेजेस करी। ये कॉलम हमें बताता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये कॉलम हमें बताता है एंडिंग इन्वेंट्री, सही। अच्छा, इसमें हम आगे देखते हैं इसको। इसका एक न्यूमेरिकल है नीचे हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एक, अच्छा, जर्नल एंट्रीज हमने देख ली थी, तो अभी हम इसको इग्नोर करें। मैंने परपेचुअल की भी बता दी थी, और पीरियोडिक की भी जर्नल एंट्रीज आप लोगों को बता दी, सही। ये हमारे पास क्वेश्चन है जो कि पास पेपर का ही क्वेश्चन है, 2004 का, सही। 2004 प्राइवेट का क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द बिजनेस ऑफ अर्सलान ट्रेडिंग कंपनी which uses perpetual inventory system and uses FIFO inventory valuation, सही। कह रहे देखो, FIFO, LIFO, weighted average, ये तो तीनों में होंगे, ठीक है। चाहे वो क्या बोलते हैं, पर पीरियोडिक सिस्टम हो या परपेचुअल सिस्टम हो, दोनों में हमें इन तीनों मेथड को डील करना है, FIFO, LIFO और weighted average, ठीक है। सही। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें, नवंबर का डाटा हमें दिया हुआ है। नवंबर फर्स्ट पे इन्वेंट्री हमें बताइए 50 यूनिट्स, और उसकी पर यूनिट कॉस्ट है 50,
ठीक है, इस बात का मतलब है कि नवंबर जब स्टार्ट हुआ तो ऑलरेडी स्टॉक में हमारे पास 50 यूनिट्स मौजूद थे जिनकी कॉस्ट क्या थी, 50 थी, ₹50 पर यूनिट। उसके बाद नवंबर 4 को हमने एक परचेज किया, 30 यूनिट्स हमने परचेज करे थे 55 के हिसाब से। फिर नवंबर 8 को हमारे पास सेल्स दिखा रहे हैं, फिर नवंबर 9 को परचेज दिखा रहे हैं, फिर 20 को एक सेल दिखा रहे हैं, फिर 25 को परचेज है और फिर सेल है। सही, कहते हैं कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ऑन नवंबर 30 और उसके बाद कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दिखाएं। सही है, जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी तो हम वहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल ही लेंगे क्योंकि सेल्स का फिगर हमारे पास मौजूद है। याद रहे ये जो सेलिंग पर यूनिट है, सही, ये सेलिंग पर यूनिट हमारे पास ये कॉस्ट नहीं है, सेल प्राइस है। सही, इसी तरीके से यहाँ पर भी ये हमने 60 यूनिट बेचे 85 के हिसाब से और यहाँ पर हमने 10 यूनिट्स बेचे 100 के हिसाब से। सही, ये सेलिंग प्राइस है। और याद रखें इन्वेंट्री कार्ड बनाते वक्त हम क्या करते हैं, कॉस्ट को देख रहे होते हैं, पर यूनिट कॉस्ट को। ठीक है, ये आ गया हमारे पास हेडर, अरसलान ट्रेडिंग कंपनी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन हम इसकी परफॉर्म कर रहे हैं। सही, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, फीफो मेथड है हमारा फॉर द पीरियड ऑफ नवंबर। सही, सारा डाटा किसका है, नवंबर का। सही, अच्छा, इसमें हमारे पास देखो नवंबर 1 पे हर ट्रांजैक्शन या हर एंट्री के बाद हमें एक लाइन लगानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे नवंबर 1 को बता रहे हैं, नवंबर 1 को कोई परचेज नहीं हुई और सेल्स भी कोई परफॉर्म नहीं हुई, तो नवंबर 1 पे हमने सिर्फ बैलेंस में जाके लिख दिया कि हमारे पास 50 यूनिट्स मौजूद थे, पर यूनिट कॉस्ट उसकी 50 थी, मल्टीप्लाई करा, टोटल कॉस्ट बन गई 2500। ठीक है, फिर नवंबर 1 के बाद हमने नवंबर 4 पे परचेज करी थी, 30 यूनिट्स हमने परचेज करे थे, पर यूनिट कॉस्ट उसकी कितनी थी, 55, मल्टीप्लाई करा हमारे पास कितना आ गया, 1650। अब नवंबर 4 को जब मैं स्टोर में जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि भाई 50 यूनिट्स ऑलरेडी मौजूद थे जो कि ₹50 वाले थे, बिगिनिंग इन्वेंट्री वाले, और 30 यूनिट्स मैंने अभी परचेज करे जो कि 55 के हिसाब से परचेज करे थे। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास याद मतलब इसको 30 को 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 50 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले से हमारे पास चलता हुआ रहा था, ये आ गया 1650। सही, अब ये जो 1650 हमारे पास है ये 30 यूनिट्स की कॉस्ट है। सही, यहीं से उठा के हमने लिख दी। सही, अब हम कहेंगे भाई हमारा ये जो बैलेंस वाला कॉलम है ना, बैलेंस वाले कॉलम को यूं समझो कि एक तरह से आपका स्टोर रूम है। स्टोर में जाऊंगा, मैं कहूंगा मेरे पास 50 यूनिट्स मौजूद हैं ₹50 वाले और 30 यूनिट्स मौजूद है मेरे पास 55 वाले। ठीक है, फिर हमारे पास क्या हुआ, नवंबर 8 को हमने सेल कर दिया, हमने कितने यूनिट्स करे, 35 यूनिट्स क्या कर दिए, सेल कर दिए। अब जब 35 यूनिट्स हमने सेल करे और हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारे पास बिगनिंग के 50 यूनिट थे उसमें से 35 क्या होगा, सेल आउट हो गए। हमने कहा 35 यूनिट्स हैं, पर यूनिट कॉस्ट उसकी 50 थी, मल्टीप्लाई करा 1750 आ गया। अब जब स्टोर रूम में जाऊंगा तो मैं कहूँगा भाई 50 में से कितने रह गए, सिर्फ 15 रह गए। सही, और बाकी ये 30 तो अपनी जगह पे मौजूद है। सही, ये आ गया हमारे पास कितना, मतलब 15 को 50 से करा 750, 30 में तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, ये आ गया। सही, अच्छा, ये 30 वाली लाइन हमने आगे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। सही, फिर यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन पूरी हो गई, एक और बोल्ड लाइन आ गई। सही, फिर हमने कहा एक और परचेज परफॉर्म करी हमने, 40 यूनिट्स हमने परचेज करे ₹60 के हिसाब से। सही, मल्टीप्लाई करा हमारे पास आ गया कितना, ये 40 यूनिट्स हमने परचेज करे थे ₹50 पर यूनिट के हिसाब से, तो हमारे पास आ गया 2400 टोटल कॉस्ट आ गई इसकी। ठीक है, अब हम जब स्टोर रूम में जाएंगे तो हम कहेंगे हमारे पास 15 यूनिट्स हमारे पास पहले से मौजूद थे जो बिगनिंग यूनिट्स के बचे हैं, 30 यूनिट्स हमने नवंबर 4 को जो परचेज करे थे वो मौजूद हैं, और 40 यूनिट्स जो हमने अभी परचेज करे। सही, तो टोटल स्टोर रूम में थ्री टाइप ऑफ यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं। सही, एक की पर यूनिट प्राइस है 50, एक की पर यूनिट कॉस्ट है 55, एक की पर यूनिट कॉस्ट है 60। ठीक है, अब ये हमारे पास स्टोर रूम में ये डाटा, ये हमारे पास स्टोर रूम में क्या है, इन्वेंट्री मौजूद है। सही, फिर उसके बाद नवंबर 20 को क्या हुआ, नवंबर 20 को हमने टोटल यूनिट सेल आउट करे थे, नवंबर 20 को हमने टोटल यूनिट सेल आउट करे थे कितने, 60 यूनिट सेल आउट करे थे। तो हमने कहा 60 यूनिट्स अगर हमने सेल आउट करे हैं तो हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज करने का मतलब क्या है कि 15 हमने ये पूरे सेल आउट कर दिए होंगे। ठीक है, उसके अलावा 30 हमने सेल आउट कर दिए होंगे और 15 यहाँ से सेल आउट करे होंगे। सही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदा उसको पहले बेचो, तो 15 बिगिनिंग वाले चले गए, 30 हमने पूरे परचेज करे थे वो भी चले गए, और यहाँ से 15 चले गए, तो कितने हो गए, 60 हो गए। तो हमने ये बता दिया। सही, क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने होगा ना तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। मैंने आप लोगों से कहा भी था ग्रुप में पास्ट पेपर्स अपने पास रखिएगा, ये 2004 का क्वेश्चन है इन्वेंट्री का। अच्छा, फिर
यहाँ पर आ जाए हम तो 15 यूनिट्स ये हमने पूरे सेल आउट कर दिए। अब जब हम स्टोर रूम में जाएंगे तो हम कहेंगे सिर्फ 25 यूनिट्स हमारे पास स्टोर में मौजूद है, जो पर यूनिट कॉस्ट किसकी है, इसकी 60 था, 60 पर यूनिट, और मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पास 1500 आ गया। सही। फिर उसके बाद हमने नवंबर 25 को एक और परचेज परफॉर्म करी है। 40 यूनिट्स हमने क्या करें, परचेज करें, 65 पर यूनिट कॉस्ट है, मल्टीप्लाई करा 2600 आ गया। सही। अब जब स्टोर रूम में जाऊंगा तो मैं कहूँगा 25 तो पहले से मौजूद थे, 40 मैंने इस दफ़ा परचेज कर लिए। सही। तो ये हो गया आपका 60 मल्टीप्लाई करा, ये आ गया इसकी टोटल कॉस्ट, 40 इंटू 65 करा, उसकी टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है। उसके बाद हमने नवंबर 30 को हमने क्या कर दिया, एक और सेल करी है 10 यूनिट्स की। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो लाजमी सी बात है इस 25 में से 10 यूनिट्स निकल गए होंगे। 10 यूनिट 60 के हिसाब से हमने सेल आउट कर दिया, 600 टोटल कॉस्ट हो गई। अब 25 में से 10 निकल गए तो 15 रह गए, 40 अपनी जगह पे मौजूद है। सही। इसका मतलब ये जो इन्वेंट्री है 40 यूनिट्स ये वाले और 15 यूनिट्स ये वाले, ये मेरे पास एंडिंग इन्वेंट्री है। मैंने प्लस करा, मैंने कहा एंडिंग में मेरे पास 55 यूनिट्स मौजूद हैं, जिनकी टोटल कॉस्ट मौजूद है कितनी, 3500। आपने एक बात नोट करी, मतलब हर ट्रांजेक्शन के बाद हमें बैलेंस पता लग रहा था। ठीक है। यहाँ क्योंकि परपेचुअल में होता ही है, ये हर जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगी आपको बैलेंस आपके सामने आता रहेगा। यहाँ पर देखें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है कि जितने आपने यूनिट सेल कर दिए उनकी कॉस्ट कितनी है। तो आप यहाँ से यूनिट्स गिन लो, 35, 15, 30, 15, 10। तो इसका मतलब टोटल आपने 105 यूनिट्स बेचे हैं, जिनकी टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है, इन तमाम कॉस्ट को प्लस कर लो तो आपके पास आएगा 5650। सही। टोटल आपने 105 यूनिट्स क्या कर दिए, सेल आउट कर दिए, और एंडिंग के यूनिट्स आपके पास कितने हैं, 55 यूनिट्स। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? कोई बात नहीं समझ में आई तो यहाँ पर पूछ लें। आपकी बात बिल्कुल सही है। सोल्यूशन के नोट्स तो मैंने एक जगह इशू भी करे थे, और क्या बोलते हैं पीपीटी भी स्टूडेंट्स को मैंने सेल मतलब स्टूडेंट्स को मैंने उन्होंने जीमेल आईडी दी थी मुझे, तो मैंने उनको पीपीटी सेंड करी थी। लेकिन हुआ ये कि जितनी भी मेरे लेक्चर्स की प्रेजेंटेशन है जो मैंने अपनी पावर पॉइंट पे बनाई है, और जैसे ये पीडीएफ आपके सामने है, स्टूडेंट्स ने क्या करा, उसको सेल आउट करना शुरू कर दिया। सही। फाइवर पे ऑनलाइन अकाउंट्स बने हुए हैं स्टूडेंट्स के। अब वो स्टूडेंट था या नहीं था, ऑनलाइन पहले से वर्किंग कर रहा था वो बंदा, मुझे नहीं मालूम, ग्रुप का पार्ट था वो। और उसने क्या करा, मेरी सारी पीपीटीज को जो है उसने सेल आउट करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से मैंने अब जो है ना पीपीटीज स्टूडेंट्स को सेंड करना बंद कर दिए। ठीक है। तो ये इशू है। अगर आपको लेक्चर नोट करना है तो सेम लेक्चर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। तो अगर आपको कुछ नोट डाउन भी करना है तो जैसे अभी आपके सामने स्क्रीन आ रही है, एक बेहतर तरीका तो ये होता है आप स्क्रीनशॉट ले लो। सही है। आपके सामने स्क्रीन आई, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब सारा रिकॉर्ड आपके पास आ गया। एक तरीका ये कि आप इस तरीके से मेंटेन कर सकते हो। एक तरीका ये है कि यूट्यूब चैनल पे मैं अपने जब ये लेक्चर जो भी आपको दे रहा हूँ सेम लेक्चर में अपलोड करूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है। नोट्स मैं अभी नहीं प्रोवाइड कर सकता इसके सोल्यूशन के। बात समझ आ रही है? अब आपको मैंने रीज़न भी बता दिया जो फेयर रीज़न है, मतलब जो मैंने देखा स्टूडेंट को सेल आउट करते हुए। ठीक है। यहाँ तक मुझे बात बताइए, इन्वेंट्री कार्ड क्लियर है आप लोगों को? देखो इन्वेंट्री का क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में बीकॉम पार्ट 1 में 20 मार्क्स का आता है। ठीक है। और 20 मार्क्स में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है या तो पीरियोडिक का आता है या परफ्यूचर का आता है। पीरियोडिक आएगा या परफ्यूचर आएगा, दोनों का तरीकाकार तकरीबन आपको मैं बता चुका हूँ। पीरियोडिक सिस्टम में किस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे, और परफ्यूचर इन्वेंट्री सिस्टम में हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे होंगे। सही। अच्छा, परप्यूचुअल में अभी मैंने आपके सामने जो सवाल करा, इसको मैंने किस मेथड से करा, फीफो मेथड से करा। अच्छा, सेम क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम लीफो मेथड से कर रहे होते। लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली बात या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली बात किस पॉइंट पे जाके इंपॉर्टेंट होती है, जिस पॉइंट पर हम सेल कर रहे होते हैं उस पॉइंट पर हमें ख्याल रखना पड़ता है। सही। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल सेम क्वेश्चन को अभी मैं वैसे तो आगे एक लिफो की एग्जाम्पल में भी आपको दिखाता हूँ कि लिफो से हम किस तरीके से कर रहे हैं। अभी उस पर जाने से पहले मैं कहता हूँ भी आपके सामने ये जो सवाल आपके सामने मौजूद है, इसी सवाल को मैं लिफो मेथड से करके देखता हूँ। सही। तो स्टार्ट करते हैं। देखो नवंबर 1 पे ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद थी 50 यूनिट से। इस पे तो कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन पे, ये तो ट्रांजैक्शन है ही नहीं, ये तो सिर्फ बैलेंस बता रहा है कि भाई नवंबर का महीना शुरू हुआ तो आपके स्टोर में यानी आपके बैलेंस में 50 यूनिट्स मौजूद थे, जिसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी 50, और टोटल कॉस्ट बनी थी 2500। फिर आपने नवंबर 4 को एक परचेज दिखाई,
30 यूनिट्स आपने परचेज करे और 55 के हिसाब से ये आपका टोटल कॉस्ट आ गई। अब जब स्टोर रूम में जाओगे तो 50 यूनिट्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद थे, 30 आपने और परचेज करे। अच्छा, हमने प्लस करके 80 करके क्यों नहीं लिखा? आप कहते हैं सर आप इसको 80 लिख देते। भाई देखो, दोनों के रेट अलग अलग है। ये 50, जो ये वाले 50 यूनिट्स, इसकी पर यूनिट कॉस्ट है 50, और ये जो 30 यूनिट्स हैं इसकी पर यूनिट कॉस्ट है 55। तो 55 वाले अलग रखेंगे और 50 वाले हम अलग रखेंगे। सही, ये बिल्कुल इसी तरीके से। तो हमने कहा भाई ये हमारे पास स्टोर में इस वक्त ये इन्वेंट्री मौजूद है। सही, 50 यूनिट 50 वाले और 30 यूनिट 55 वाले मौजूद हैं। फिर हमने कहा नवंबर 8 को हमने क्या करी थी, सेल करी थी 35 यूनिट्स। अब मैंने कहा 35 यूनिट्स तो हम सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड लगा हुआ है। तो भाई लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला अगर मेथड लगा हुआ यानी लीफो मेथड होता तो मैं क्या करता, ये 30 पूरे सेल आउट कर देता, 30 पूरे सेल आउट कर देता 55 के हिसाब से, और 5 यूनिट मैं यहाँ से निकालता। सही, तो 30 इंटू 55 करता और 5 इंटू 50 करता। सही, तो मेरे पास यहाँ पर टोटल कॉस्ट आती। और फिर जब मैं बैलेंस वाले कॉलम में जाता तो मैं कहता भाई ये जो 50 है इसमें से सिर्फ 5 कम हुए हैं, तो 45 यूनिट्स यहाँ से बच रहे होते। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? ये पॉइंट क्लियर हुआ? लीफो से अगर करते इस सवाल को, अगर हम सेम सवाल को लीफो से करते और हमें 35 यूनिट सेल आउट करने होते तो हम कहाँ से उठाते? हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, आखिर में ये इन्वेंट्री आई है तो 30 यहाँ से निकालो और 5 यहाँ से निकालो। सही, तो हमारे पास 45 यूनिट बचते। देखो 45 तो अभी फीफो वाले मेथड में ही बच रहे हैं, लेकिन यहाँ से 15 ये वाले बचे हैं, 30 ये वाले बचे। अगर हम लीफो से करेंगे तो 45 पूरे, ये 50 वाले बचेंगे। ठीक है, चलो लीफो वाला सवाल देखते हैं। ठीक है, अच्छा इन्होंने यहाँ पर बताया कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, वो तो मैंने बताया आपको, लास्ट कॉलम से हम बैलेंस का जो लास्ट कॉलम होगा वहाँ से देख भी लेंगे। मैंने कहा जो बैलेंस का कॉलम है यहाँ पर देख लो 55 यूनिट्स बन रहे हैं एंडिंग में, यानी मंथ एंड हुआ जब जनवरी नवंबर का मंथ एंड हुआ तो 55 यूनिट्स हमारे पास मौजूद थे जिनकी टोटल कॉस्ट आई थी 3500। और यहाँ पर ये सारे यूनिट्स सोल्ड वाले 105 यूनिट बन रहे थे जिनकी टोटल कॉस्ट, इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगी कि हमने इसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकाल ली। सही, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कैलकुलेशन भी कर ली। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए निकालने के लिए उन्होंने मतलब ज़्यादा मेहनत करी है कि भाई ओपनिंग इन्वेंट्री, नेट परचेजेस अवेलेबल फॉर सेल, लेस एंडिंग इन्वेंट्री। तो ये काम ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, आपके पास वो इशू वाला कॉलम जो बनेगा वहाँ से आपके पास निकल चुकी होगी। सही, उसके बाद आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिखाना था। सेल्स आपको दी हुई थी, सारी सेल्स लेके आओ। सेल्स आपके पास कितनी थी? 35 यूनिट्स 80 के हिसाब से बेचे थे आपने, 60 यूनिट्स आपने 85 के हिसाब से बेचे थे, और 10 यूनिट्स आपने 100 के हिसाब से बेचे थे। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल सेल्स आ जाएगी 105 यूनिट्स की 8900। ठीक है, अच्छा फिर आ जाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन पे। सेल्स हैं हमारे पास कितनी? 8900 की हमारे पास टोटल सेल्स हैं जो अभी हमने निकाली। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 5650 की, माइनस कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 3250 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सॉरी, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पास पेपर का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल था? आसान सवाल था, इन्वेंट्री कार्ड बनाना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग लीफो पे जा रहे हैं आगे। क्लियर है ना? जी क्लियर है आप लोगों को? ओके, चलो अभी आ जाओ इलस्ट्रेशन देखते हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम लीफो मेथड, क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास। सही, हमें सेल और परचेज का डाटा दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है। ठीक है, सितंबर का डाटा है हमारे पास। सही, कार्ड उसी तरीके से बनेगा, फर्स्ट कॉलम में डेट आएगी, सेकंड कॉलम में परचेजेस दिखा रहे होंगे, और थर्ड कॉलम में हम उसका बैलेंस बता रहे होंगे। ठीक है, डाटा हमारे पास। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग के पास पास पेपर है? 5 ईयर मौजूद है? आप दोनों के पास 5 ईयर मौजूद है? अच्छा, 5 ईयर में 2004 का रेगुलर का पेपर अपने सामने रखो, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ये क्वेश्चन तो ऊपर से हट जाएगा ना सामने से। भाई 5 ईयर अपने पास रखें आप लोग, पास पेपर को अपने पास रखें, ताकि चलें अभी मैं बता देता हूँ वर्बली, मतलब इस बात को थोड़ा सा मेमोराइज मतलब याद रखना। हमारे पास ओपनिंग यूनिट्स 5000 है। ठीक है, उसके बाद एक 2500 की परचेज है, फिर 2500 की सेल है, फिर परचेज है, फिर ये इस तरीके से यूनिट्स होंगे। सही, और
अब आप आ जाएं किस पे, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर क्या करा हुआ है, कंप्यूटेशन फॉर टोटल सेल्स। अच्छा, कंप्यूटेशन फॉर टोटल सेल्स क्यों करी हुई, यहाँ पर कह रहे हैं गिव एंट्रीज इन जर्नल टू रिकॉर्ड द टोटल परचेजेस। कह रहा है भाई जर्नल एंट्रीज दो, जर्नल एंट्रीज पर फ्यूचर में किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, और क्या बोलते हैं आपका पीरियोडिक में किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखो हमेशा ऐसा नहीं है कि आपने बस देखा परफ्यूचर सिस्टम है, खट खट इन्वेंट्री कार्ड बनाया और शुरू हो गए। हम रिक्वायर्ड को देखेंगे। रिक्वायर्ड में कह रहा है गिव एंट्रीज इन जर्नल टू रिकॉर्ड द टोटल परचेजेस, यानी जितनी परचेजेस, यहाँ पर 3 परचेजेस हैं, 3 परचेजेस को रिकॉर्ड करके दिखाओ। फिर कहता है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आपके पास कब आएगी, जब इन्वेंट्री कार्ड बनाओगे वहीं से आएगी। फिर कहता है टोटल सेल्स को भी क्या करो, बुक करके दिखाओ जर्नल एंट्री में। अज्यूम दैट ऑल ट्रांजैक्शन वर ऑन क्रेडिट। कह रहा है जितनी ट्रांजैक्शन है यहाँ पर, यानी परचेज भी कराए तो क्रेडिट पे कराए, सेल भी कराए तो किस पे कराए, क्रेडिट पे कराए। ठीक है। अच्छा, एक गलती जो स्टूडेंट्स अक्सर कर जाते हैं, देखो इन्वेंट्री कार्ड जब बनाते हो और जिस वक्त सेल्स की बात आती है तो हम सेल्स के सिर्फ यूनिट्स देखते हैं, सेल की सेलिंग प्राइस को नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर हम कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि भाई ये 2500 यूनिट्स जो बेचे हैं इसकी कॉस्ट क्या थी। सही, तो अक्सर बच्चे 12 यूज कर जाते हैं, तो इस बात का ख्याल करिएगा, सेलिंग प्राइस को नहीं देखना हमें। सही, अब आ जाते हैं इसकी कंप्यूटेशन फॉर टोटल सेल्स पर। हमने सिंपल कंप्यूटेशन पहले ही दिखा दी कि भाई सामने टोटल 7200 यूनिट परचेज करें 12 रुपए के हिसाब से, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे टोटल 86,400 इसकी क्या आ गई, टोटल सेल्स आ गई। टोटल परचेजेस भी दिखा दी। ये काम पहले शुरू क्यों कर लिया, क्योंकि उसने जर्नल एंट्री मांगी हुई थी हमसे, हमने कहा पहले इसको करके एक मरतबा दिखा देते हैं। सही, अब आ जाते हैं इन्वेंट्री कार्ड पे। ये आ जाए, ये आ गया हमारे पास इन्वेंट्री कार्ड इसमें। सही, देखो सबसे पहले सितंबर 1 पे क्या हुआ था, सितंबर 1 पर हमारे पास ना तो कोई परचेज है ना तो कोई सेल है, हमारे पास है बैलेंस। हमारे पास बैलेंस था 5000 यूनिट्स, जिसकी पर यूनिट कॉस्ट थी 5, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 25,000। सही, फिर 9 सितंबर को हमने एक परचेज करी थी 2500 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से, इसकी टोटल कॉस्ट बनी थी 15,000। अब जब स्टोर रूम में जाएंगे, ये 5,000 5 वाले अपनी जगह पे मौजूद हैं, नीचे एक और लाइन में लिख देंगे 2500 रुपये, 2500 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से टोटल कॉस्ट आ गई। हर ट्रांजेक्शन के बाद क्या करेंगे, एक बोल्ड लाइन लगेगी। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन के बाद आप देख रहे होंगे एक लाइन इन्होंने बोल्ड करके लगाई हुई है, ताकि पता लग जाए कि यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद सितंबर 14 को क्या हुआ, सितंबर 14 को आपने 2500 यूनिट बेच दिए। मेथड कौन सा है, देखो जिस वक्त सेल करोगे ना उस वक्त थोड़ा सा सवाल पे कंसंट्रेट करना और देख लेना मेथड कौन सा इस्तेमाल करो। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिर में खरीदा उसको पहले बेचोगे, तो भाई 2500 यूनिट यहाँ से नहीं उठाएंगे, बिगिनिंग में से नहीं उठाएंगे, एंडिंग जो अभी रिसेंटली खरीदे थे वहां से उठाएंगे। 2500 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से हमने खरीदे, मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 आ जाएगा। अब स्टोर रूम में जाएंगे, कहेंगे 5,000 यूनिट पहुंच जाए, 5 के हिसाब से जो ओपनिंग के पड़े हुए थे वही पड़े हुए, जो अभी खरीदे थे वो तो हमने अभी के अभी बेच दिया। फिर सितंबर 19 को हमने यूनिट्स परचेज करें, सही 1600 यूनिट हमने परचेज करें, ₹7 के हिसाब से टोटल कॉस्ट आ गई। अब स्टोर रूम में जाएंगे तो हम कहेंगे भाई 5,000 यूनिट ऑलरेडी मौजूद थे, 1600 हमने और परचेज कर लिए। सही, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई इसकी। फिर उसके बाद हमने सेल कर दिए, हमने टोटल सेल करे कितने, 2200 यूनिट। अब 2200 यूनिट कौन से होंगे भाई, अब हमने कहा लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो इसका मतलब 1600 तो पूरे बिक गए और 600 हमने यहाँ से भेज दिए। सही, 1600 7 रुपये वाले और 600 5 रुपये वाले। सही, अब स्टोर रूम में आएंगे तो हम कहेंगे कि भाई ये 5,000 रुपये में से 600 बिक चुके हैं, 4,400 रह गए। सही, ये हो गया हमारे पास टोटल कॉस्ट। फिर नेक्स्ट नीचे आ जाए। सही, 24 तारीख को क्या हुआ, 3,000 यूनिट आपने परचेज कर लिए 8 रुपये के हिसाब से। स्टोर रूम में जाओ, 4,400 ऑलरेडी मौजूद थे, 3,000 आपने और परचेज कर लिए। सही, टोटल कॉस्ट अपने पास, टोटल कॉस्ट की कॉलम में टोटल कॉस्ट लिख दी। फिर आपने 2,500 यूनिट क्या करिए, बेच दिए। अब 2,500 यूनिट जो बेचे वो लाजमी सी बात है इस 3,000 वाले में से बेचोगे, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट था। 2,500 ये बिक गए 8 रुपये के हिसाब से, टोटल कॉस्ट आ गई। स्टोर रूम में जाएंगे, 4,400 अपनी जगह पे मौजूद है, 500 ये वाले मौजूद हैं, तो एंडिंग के यूनिट्स कितने हैं, 4,400 ये रहे, 500 ये रहे, तो 4,900 एंडिंग के टोटल यूनिट। एंडिंग के यूनिट्स कितने हैं, 4,900, जिनकी टोटल कॉस्ट बन रही है 26,000। और यहाँ पर आ जाए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करें तो ये सारे यूनिट्स हमने क्या कर दिए, सेल कर दिए, तो 7,200 यूनिट्स टोटल हमने सेल करें, जिनकी टोटल कॉस्ट बन रही है 49,200। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गई और कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री भी आ चुकी है। ठीक है, यहाँ तक कोई बात प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लें, क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं।
क्लियर है आप लोगों को? आगे चलें। जी क्लियर है? ओके चलो, अब हम इसमें करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। अब इससे कंप्यूटेशन करके दिखाई हुई है, तो आप दिखा देना, कोई इशू तो नहीं है। कहीं आपसे इसने 2 यूनिट्स जो है ना, ये जो एंडिंग के कॉलम के यूनिट्स हैं बैलेंस के, वो उठा के लिख दिए, ठीक है। इसी तरीके से इसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी शायद दिखाई हुई होगी, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप भी दिखा दिएगा। ओपनिंग यूनिट्स, नेट परचेजेस, अवेलेबल फॉर सेल, एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। या फिर यहीं से दिखा देना 7,200 यूनिट हमने खरीदे और टोटल कॉस्ट बन गया 49 करोड़। सही सही। अच्छा, ये यहाँ पर इसकी जर्नल एंट्री की हुई है। सही। लीफो और फीफो बेवरेज मेथड आपको समझ में आ गया? लीफो और फीफो दोनों क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम जा रहे हैं एक एग्जांपल आपके सामने वेटेड एवरेज की देंगे। सही। अगर सेम क्वेश्चन वेट परपेचुअल में वेटेड एवरेज को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है। सही। वेटेड एवरेज परपेचुअल में याद रखें, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में वेटेड एवरेज को हम किस नाम से याद करते हैं? मूविंग एवरेज के नाम से याद करते हैं। मूविंग एवरेज के नाम से क्यों लिखते हैं? क्योंकि दरअसल जो एवरेज प्राइस है पर यूनिट या एवरेज कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हर ट्रांजैक्शन पे क्या हो रही होती है, हर परचेज पे चेंज हो रही होती है। सही, इस वजह से। अच्छा, पास पेपर अगर आपके पास है तो ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है? यहाँ पर मेरे पास मेंशन नहीं है। सही है, लेकिन हम देख लेते हैं इसको। सही। अक्टूबर का डाटा हमें दिया हुआ है, अक्टूबर की परचेजेस की लिस्ट दे दी, ठीक है, और अक्टूबर की सेल्स की लिस्ट हमें दी हुई है। सही। और कह रहे हैं कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट एंड वैल्यू ऑफ द स्टॉक अक्टूबर 31, एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करें। मूविंग एवरेज मेथड आपने क्या करना है? यूज करना है। सही। अब मूविंग एवरेज मेथड का मतलब यह है कि जो पर यूनिट कॉस्ट है वो हर दफा हम क्या करेंगे, उसकी एवरेज निकाल लेंगे। यानी कि स्टोर में जैसे हम फीफो और लीफो मेथड जब कर रहे थे, तो जब हम स्टोर में जाते थे तो हम बोलते थे कि भाई ये जो 50 यूनिट है ये 10 रुपए वाले हैं, इसको अलग जगह पे रख दो, और ये जो 60 यूनिट है ये 12 रुपए वाले हैं, इसको अलग जगह पे रख दो। ऐसा हम करते थे। मूविंग एवरेज मेथड में ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मूविंग एवरेज कहेगा भाई सारे यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट निकाल लो, सही, उसको पहले टोटल करके लिख दो। जैसे बैलेंस के कॉलम में लीफो और फीफो में हम क्या कर रहे थे, अलग अलग मेंशन कर रहे थे। फर्स्ट लाइन में 50 यूनिट्स लिखा, सेकंड में 40 लिखा, फिर 30 और आ गए तो उनको लिख दिया, क्योंकि सबके यूनिट प्राइस क्या थे, चेंज से। यहाँ पर यूनिट प्राइस क्या हो जाएगा, सबका कॉस्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि हम एवरेज निकाल देंगे। सही। बस ये इशू है और कुछ भी नहीं है। देखते हैं इसको। देखो हमारे पास अच्छा ओपनिंग के यूनिट्स यहाँ पर इसने हमें 20 यूनिट्स बताए हुए थे, वो मैं दिखा देता हूँ पहले। देखो स्टार्टिंग में जो सवाल को हमेशा अकाउंटिंग में शुरू से आखिर तक पूरा रीड करें, और अकाउंटिंग के सवाल में डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 20 यूनिट्स अक्टूबर 1 पर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थे, जिनकी टोटल कॉस्ट थी 20,000। ठीक है, ये वो यूनिट्स हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक में मौजूद थे। फिर हमने नवंबर 3 को हमने क्या करी थी, 140 यूनिट्स परचेज करें 700, जिसकी टोटल कॉस्ट बन रही है। सही। अब आ जाते हैं इसलिए हमारे पास चार्ट। देखो ओपनिंग में हमारे पास 20 यूनिट्स से, जिसकी टोटल कॉस्ट क्या थी, 20,000। पर यूनिट कॉस्ट इसने मुझे नहीं बताई थी, तो मैंने क्या करा, 20,000 को 20 से डिवाइड किया, 1000 मुझे पता लग गया इसकी पर यूनिट कॉस्ट होगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। फिर हमने 140 यूनिट्स खरीदे 700 पर यूनिट के हिसाब से। सही। तो हमने 140 को 700 से मल्टीप्लाई किया, 98,000 टोटल कॉस्ट हमारी बन रही थी। अब जब मैं स्टोर रूम में जाऊंगा तो मुझे ये 20 यूनिट और 140 यूनिट अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं कहूँगा सिंपल सी बात है, 20 यूनिट्स पहले से मौजूद थे, 140 और आ गए, तो टोटल यूनिट्स कितने हो गए, 160। इस टोटल 160 की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, सिंपल सी बात है, 20 यूनिट्स की कॉस्ट ही 20,000। इस 20,000 में 98,000 को क्या कर दो, प्लस कर दो,
आपके पास आ जाएगा 1,18,000। अब ये पर यूनिट कैसे आएगा? सिंपल, ये जो टोटल कॉस्ट निकली है इसको 160 से क्या करो, डिवाइड कर दो, ये पर यूनिट आ जाएगा। ये इसकी एवरेज कॉस्ट आ गई, यानी 160 यूनिट्स की जो एवरेज कॉस्ट है वो 737.5 है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, सही। अब इसमें तो कोई मसला नहीं है, इसमें इशू के वक्त तो कोई मसला नहीं है। वहाँ पर क्या था, लीफो और फीफो में जब इशू करते थे या सेल करते थे उस तक हमें ख्याल करना पड़ता था वही ऊपर वाले उठाएंगे या नीचे वाले उठाएंगे। यहाँ तो एवरेज एक ही कॉस्ट आ गई ना। अब जब सेल करेंगे सिंपल इस 160 में से 90 हमने सेल कर दिए, सही, और उसकी पर यूनिट कॉस्ट कौन सी जो एवरेज आई है वही लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टोर रूम में जाएंगे, कहेंगे भाई 160 में से 90 निकल गए, 70 रह गए, सही, 70 की कॉस्ट दिखा देंगे 737 के हिसाब से, सही। अच्छा, फिर हमने जब परचेज करी, याद रखो जब जब परचेज करोगे, जब जब पर यूनिट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 70 यूनिट पहले से मौजूद थे, 60 आपने और परचेज कर लिए, ये बन गया आपका 1,30 यूनिट आपके पास मौजूद है, सही। इस 130 यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी है? 60 की कॉस्ट है 30,000 और 70 की कॉस्ट है 51,625। तो 51,625 में 30,000 प्लस कर लें, 81,625 आ जाएगा, सही। अब 81,625 को 130 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, सही। हर परचेज पे हम देख रहे हैं एवरेज कॉस्ट क्या होती आ रही है, चेंज होती आ रही है। अब सेल करेंगे तो सेल करने का कोई इशू नहीं है, 50 यूनिट आपने बेचे हैं, पर यूनिट कौन सा लेंगे, जो यहाँ लगा हुआ है वही पर यूनिट लेंगे, मल्टीप्लाई कर दिए आगे, सही। 130 में से 50 निकल गए, कितने बचे, 80 स्टोर में मौजूद है। ठीक है, इस तरीके से हम वेटेड एवरेज का सवाल कर रहे होंगे, तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल बात है नहीं, हो जाएगा ना ये भी, है भाई? सही भाई, हो जाएगा ये एवरेज। ठीक है, तो अब देखो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का हमारे पास समझ लो जो मतलब 20 मार्क्स का अगर पेपर आता है तो हम एक तरह से इसका 70 to 80% हमारा ये टॉपिक कवर हो गया है, सही। पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम, सही। अब जो दो मेथड हमारे रह गए, एक है ग्रॉस प्रॉफिट मेथड और एक है हमारा रिटेल प्राइस मेथड, और उसके अलावा एक है लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, वो कभी मेरे ख्याल से शाद नाजिर कभी पूछा जाता है। खाली एक ग्रॉस प्रॉफिट मेथड और रिटेल प्राइस मेथड रह गया, वो इंशाल्लाह हमारा अगली 2 लेक्चर्स में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके अकाउंटिंग के बीकॉम पार्ट 1 में 20 मार्क्स तो कंफर्म हो गए, सही। अगर आप इस क्वेश्चन को पास्ट पेपर के क्वेश्चंस अगर कर लेते हो, क्योंकि पास्ट पेपर के क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सही। पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करो, सही, आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे, इसके अलावा मतलब और कोई मतलब वैरायटी इतनी ज़्यादा इस टॉपिक में तो है भी नहीं, सही। बहुत सबसे आसान टॉपिक हमने उठाया था इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, सही। और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ से 20 मार्क्स भी हमारे पेपर के कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहीं तक इसका स्टॉप करते हैं, और कोई पूछना हो तो मुझसे पूछ लें, अभी कोई बात नहीं समझ में आई हो तो, नहीं तो फिर हम क्लास ऑफ कर लें। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।